हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज की हमारी क्लास में हम इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पिछले कुछ समय से चर्चित इम्पोर्टेंट और स्पेशल टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो पब्लिश होने पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और साथ में जो हमारे वीडियोस हैं, क्लास वीडियोस, इनको आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने जो साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आप इनको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसके अलावा हमारे चैनल पर पब्लिश किए गए जो वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने जिन दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया है उनमें से हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दूसरा टॉपिक हमने इसमें शामिल किया है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन अर्थात NMC। ये दो टॉपिक्स हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी ये डिस्कस करते हैं कि चर्चा में किस लिए है। देखिए, अगस्त 2020 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दी। इस नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी नौकरी के जो इच्छुक जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक सामान्य योग्यता परीक्षा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या CET भी कहा जाता है, इसमें एक बार हिस्सा लेना होगा। इसके बाद में वे सामान्य योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी भी भर्ती एजेंसी में आवेदन कर पाएंगे। अर्थात जैसे कि अभी IBPS SSC आदि में जब अप्लाई करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा, अब पहले जो NRA के द्वारा जो CET एग्ज़ाम यानी सामान्य पात्रता परीक्षा, सामान्य योग्यता परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, इसको पास करने के बाद में इसके अंकों के आधार पर आप SSC या IBPS या RRB जैसी संस्थाओं के अंदर जो भर्ती के लिए है, रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन भी करेगी। देखिए, NRA जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में होगी, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के अंदर जो सचिव रैंक के अधिकारी हैं उनके द्वारा की जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। इसमें देखिए, जो रेल मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB जिसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी कहा जाता है, तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान या IBPS के प्रतिनिधि इसके अंदर सम्मिलित होंगे। जो ये एग्ज़ाम है वो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, यानी हर साल ये 2 बार आयोजित की जाएगी और ये अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम आयोजित की जाएंगी। जैसे कि स्नातक स्तर के लिए एक होगा, जो 12वीं पास स्तर के लिए यानी सीनियर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, और एक एग्ज़ाम होगी 10वीं पास स्तर के लिए। इस प्रकार से 3 अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग CET एग्ज़ाम आयोजित की जाएंगी और ये साल में 2-2 बार आयोजित की जाएंगी। देखिए, आरंभ में जो CET है उसको 3 एजेंसियों जैसे कि जिनमें शामिल किया गया है, एक तो RRB अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS और SSC, इनके द्वारा की गई भर्तियों के लिए ही आयोजित किया जाएगा। यानी ये जो 3 जो बोर्ड है, RRB, IBPS और SSC, इनकी भर्तियों के लिए ही जो CET एग्ज़ाम यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उस एग्ज़ाम को आयोजित किया जाएगा। लेकिन बाद में कुछ समय बाद में इसे जो स्टेप बाय स्टेप अन्य भर्तियों के लिए भी इसको लागू कर दिया जाएगा, इसको विस्तारित कर दिया जाएगा। अन्य भर्तियों को में रिक्रूटमेंट के लिए भी आपको CET
एग्ज़ाम देनी होगी। ये जो एग्ज़ाम है सीईटी, वो भारत की 12 प्रमुख भाषाओं के अंदर आयोजित की जाएगी और सीईटी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रथम परीक्षा होगी और बाद में जो इसके जो अंक होंगे वे इस एग्ज़ाम के बाद में 3 वर्षों के लिए ये मान्य रहेंगे। 3 वर्ष तक ये जो अंक हैं ये इसमें मान्य रहेंगे। अब एनआरए से लाभ क्या क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि छात्रों को इससे क्या क्या लाभ होंगे। देखिए, बहुउद्देशीय परीक्षाएं एकल परीक्षा के माध्यम से प्रतिस्थापित होंगी। दूसरा है, देश में प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक महिला अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अर्थात जब हर जिले में एग्ज़ाम होगी तो जो महिला अभ्यर्थी हैं वे इस वजह से मतलब अधिक से अधिक जो आवेदन कर पाएंगी। विभिन्न परीक्षाओं के कारण पड़ने वाले जो वित्तीय भार है उसको एकल परीक्षा के माध्यम से कम करने में सहायता होगी। अभी तो क्या है कि सभी तरह के फॉर्म भरते हैं तो हर फॉर्म के लिए अलग अलग उसमें जो चार्जेज होते हैं, उसके अलावा वहाँ जा कर के एग्ज़ाम देना तो बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो सीईटी एग्ज़ाम लगेगी उसके मेरिट के आधार पर आपको जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें आपको फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा, जो आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जिससे वित्तीय भार के अंदर जो आपके वित्तीय जो बोझ है उसमें कमी आएगी। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के अंदर रह रहे जो अभ्यर्थी उनकी सहायता के लिए योजनाबद्ध पहुंच और जागरूकता सुविधा प्रदान की जाएगी, जो अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। तो ये कुछ जो लाभ हैं वो छात्रों को होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि संस्थानों को क्या क्या लाभ होंगे। जो संस्थान जो परीक्षाओं का आयोजन करते हैं उनको क्या लाभ होंगे। देखिए, वर्ष भर आयोजित होने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित करने की लागत में कमी होगी। सबसे पहला फायदा कि जो परीक्षा केंद्रों की जो लागत है उसमें कमी आ जाएगी। इसके अलावा रिक्त पदों को तेजी से भरकर कुशल प्रशासन को बढ़ावा देते हुए एकल पात्रता परीक्षा भर्ती चक्र का उल्लेखनीय रूप से जो इसको कम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जो भर्तियां होंगी, एकल पात्रता परीक्षा होगी और इससे क्या होगा, जो अधिक से अधिक जो विभाग हैं उनके अंदर जो भर्तियां पूरी की जाएंगी, जिससे कि प्रशासन की कुशलता बढ़ेगी। एकल परीक्षा आयोजित करके अभ्यर्थियों से एक बार शुल्क लेकर भर्ती चक्र में पारदर्शिता व दक्षता सुनिश्चित करेगी। तो इस प्रकार से संस्थानों को होने वाले लाभों के बारे में हमने बात की। अब हम चलते हैं, देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में कि इससे क्या फ़ायदे होंगे। पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए, वर्तमान में सरकारी नौकरियों के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको विभिन्न एजेंसियों के द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। अभ्यर्थियों को कई बार फीस भी भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं, जो काफ़ी जो वित्तीय भार डालने वाली होती हैं, काफ़ी खर्चीली होती हैं। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए जो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टियर 1 को एक सामान्य के लिए इसके एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों को संबंधित भर्ती एजेंसियों का जो बोझ है वो कम होगा। अर्थात जो अन्य भर्ती एजेंसियां हैं उनके जो बोझ में काफ़ी कमी आ जाएगी। और इसमें लगभग ये माना जाता है कि जैसे कि जो सरकार है उसने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए लगभग 1517.57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है और इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि के अंदर खर्च किया जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा के माध्यम से परीक्षा आयोजन में विभिन्न भर्ती एजेंसियों के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी। और हम एक अनुमान के अनुसार हम बात करें तो लगभग ये मान लीजिए कि 600 करोड़ रुपए इसके अंदर जो कम होंगे, इसकी बचत होगी। तो 600 करोड़ रुपए का फ़ायदा सीधा सीधा सरकार को हो जाता है इससे। अब देखिए इससे क्या लाभ होंगे। और एक तो चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी, यानी जल्दी जल्दी भर्तियां कवर होंगी। सामान्य पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों के द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने से मुश्किल खत्म होंगी। 1000 से अधिक केंद्रों पर जो सीईटी आयोजित की जाती है, जिसमें से 117 आकांक्षी जिलों सहित प्रत्येक जिले के अंदर कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। तो ये आकांक्षी जिला योजना जो है इसके बारे में हमने हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ा, इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो आप पिछली कक्षाओं के अंदर आप इसे देख सकते हैं, इसमें विस्तार से समझाया गया है। ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। तो इस प्रकार से ये जो एनआरए है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके
इससे होने वाले ये जो लाभ होंगे। तो देखा जाए तो ये काफ़ी क्रांतिकारी जो कदम सरकार के द्वारा उठाया गया, जिससे काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पर, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसे एनएमसी भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग है वो चर्चा में किस लिए है। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो जारी अधिसूचना है उसके अनुसार देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के जो शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी अस्तित्व में आ गया है। इस वजह से ये जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग है वह चर्चा में आ जाता है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, इसकी स्थापना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम यानी एनएमसी एक्ट 2019 के अंतर्गत की गई है, जिसके द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम 1956 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार से देश में चिकित्सा शिक्षा का विनियमन अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा किया जाएगा, जिससे दशकों पुरानी संस्था भारतीय चिकित्सा परिषद का जिसने स्थान ले लिया है। ध्यान देने की बात है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को निरस्त कर दिया गया है और अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 लागू हो गया है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, जो एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके संबंधित मुद्दे क्या थे, क्या ऐसे कारण थे कि अब इसकी जगह पर जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को अस्तित्व में लाया गया है, ऐसा क्या कारण रहा। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की स्थापना से पहले देश के अंदर मेडिकल शिक्षा और व्यवसाय का जो विनियमन है वह भारतीय चिकित्सा परिषद यानी एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा था। अब इससे संबंधित कुछ मुद्दे थे, जैसे कि स्नातक और स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम है उनका निम्न स्तरीय विनियमन, इसके अलावा भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार, जवाबदेही का अभाव, ये ऐसे कुछ मुद्दे थे। संगठन तथा विनियमन में इनकी भूमिका, इनको लेकर कई मुद्दे सामने आते रहे हैं। और यह जो अधिनियम है एक ऐसी चिकित्सकीय शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रयास करता है जो कि कुछ सुनिश्चितताओं को बढ़ाती है, जैसे कि उपयुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सकीय पेशेवरों की उपलब्धता, चिकित्सीय पेशेवरों द्वारा नवीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान को अपनाना, आयुर्विज्ञान संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना यानी अवधि के अनुसार मूल्यांकन करना तथा शिकायतों के निपटान हेतु प्रभावी तंत्र निर्मित करना। ये इस प्रकार से ये इसके अंदर जो कुछ प्रयास होंगे जिनके माध्यम से इसमें फ़ायदा होगा। देखिए, जो एनएमसी है इसके गठन से अब जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उस पर उसका जो अस्तित्व समाप्त हो गया है। वर्ष 2018 के अंदर सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद में भारतीय जो चिकित्सा परिषद है उसको भंग कर दिया था और इस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के साथ इसे बदल दिया गया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के एक सदस्य के द्वारा की गई थी। इसके बाद में वर्ष 2019 में लोकसभा के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 पारित किया गया और इस प्रकार से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी अस्तित्व में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अब इसकी हम संरचना और इसके सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कितने सदस्य होंगे, इसकी संरचना क्या होगी। तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की स्थापना मुख्यतः जो आयुर्विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक सरकारी कदम के रूप में की गई है। ध्यान देने की बात है कि इससे पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचारों के आरोप के कारण जो एमसीआई है उसको समाप्त करने का निर्णय लिया था। अब इसकी संरचना है उसके अंदर जो कुल एनएमसी में कुल 33 सदस्य होंगे, 33 मेंबर इसमें होंगे, जिनमें से एक तो अध्यक्ष होंगे जो अनिवार्य रूप से चिकित्सक होना चाहिए। जो अध्यक्ष है वो वही बन सकता है जो एक चिकित्सक हो। इसके अलावा इसमें 10 पदेन सदस्य होंगे, जिनके अंदर कौन होंगे, जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इनके महानिदेशक। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 पदेन सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे और इसमें 22 अंशकालिक सदस्य होंगे, जिनमें से कम 60% जो सदस्य हैं वो चिकित्सक होने आवश्यक हैं, यानी ये चिकित्सक ही होंगे। और इनके इस प्रकार से ये जो इस संरचना के माध्यम से ये जो एनएमसी है इसकी संरचना और सदस्यों की हमने बात की। आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद क्या है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद का गठन करेगी। यह एक प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से जो राज्य या जो संघ राज्य क्षेत्र हैं एनएमसी के सामने अपनी राय और चिंताएं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा परिषद जो है एनएमसी को आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित न्यूनतम मानकों के निर्धारण करने और उसे बनाए रखने के उपायों पर परामर्श भी प्रदान करेगी। अब देखिए, एनएमसी के कार्यों की बात कर लेते हैं कि एनएमसी क्या क्या कार्य करेगी। पहला कार्य, आयुर्विज्ञान संस्थानों तथा चिकित्सा पेशेवरों के विनियमन के लिए नीतियां तैयार करना। दूसरा कार्य होगा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मानव संसाधन और अवसंरचना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमों का राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के द्वारा पालन सुनिश्चित करना कि राज्य आयुर्विज्ञान परिषद इसके जो विनियम हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको सुनिश्चित करने का कार्य भी एनएमसी का ही होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो विनियमित होने वाले निजी चिकित्सकीय संस्थान हैं और इसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 50% सीटों पर शुल्क निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, ये कार्य एनएमसी के होंगे, यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के होंगे। तो ये एनएमसी के कार्य की हमने चर्चा की। आगे चलते हम इसके स्वशासी या स्वायत्त बोर्डों के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो बोर्ड हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। देखिए, यह जो अधिनियम है एनएमसी के पर्यवेक्षण के अधीन स्वायत्त बोर्ड या स्वशासी बोर्ड स्थापित करता है। प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंदर एक तो अध्यक्ष और इसके अलावा 4 सदस्य होंगे, यानी कुल मिलाकर कुल 5 सदस्यों के द्वारा इस स्वायत्त बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। और ये जो बोर्ड है वो कौन कौन से बोर्ड हैं? सबसे पहला है स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, यानी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जिसे UGMEB भी कहा जाता है। यह निकाय स्नातक स्तर पर चिकित्सा योग्यता, इसके अलावा पाठ्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने का कार्य करेगा। किस स्तर पर? स्नातक स्तर पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। इसके बाद में अगला जो बोर्ड है वो स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, यानी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जिसे PGMEB भी कहा जाता है। देखिए, यह जो निकाय है वो स्नातकोत्तर शिक्षा पर, यानी PG जो लेवल है उस पर चिकित्सा योग्यता, पाठ्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने के कार्य किए जाएंगे। यानी UG लेवल पर स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड और यही सारे कार्य PG लेवल पर स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड के द्वारा संपन्न होंगे। तीसरा बोर्ड है चिकित्सा मूल्यांकन तथा रेटिंग बोर्ड, यानी मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, MARB। देखिए, इस बोर्ड को उन संस्थानों पर मौद्रिक दंड लगाने की शक्ति होगी जो कि जैसे UGMEB और PGMEB, जो हमने ऊपर के जो दोनों बोर्ड पढ़े हैं UGMEB और PGMEB, इनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को बनाए रखने में विफल रहेंगे, ऐसे संस्थानों पर मौद्रिक दंड यह लगाएगा। यह बोर्ड नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति भी देगा। इस प्रकार से जो तीसरा बोर्ड है इसकी हमने बात की, इसके कार्यों की बात की। चौथा जो बोर्ड है, जो अंतिम बोर्ड है, जो है नैतिकता और चिकित्सीय पंजीकरण बोर्ड, यानी एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, EMRB। देखिए, ये जो बोर्ड है वह देश में सभी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगा और रिकॉर्ड बनाया जाएगा और चिकित्सकों के पेशेवर आचरण को भी विनियमित किया जाएगा इस बोर्ड के माध्यम से। और यह बोर्ड देश में सभी लाइसेंस प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के एक रजिस्टर का निर्माण भी करेगा। तो ये थे चारों बोर्ड और इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य।
अब हम चलते हैं इसकी प्रवेश परीक्षा पर, एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, इस अधिनियम के तहत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक और जो परास्नातक यानी जो पीजी हैं, अति विशिष्ट चिकित्सीय शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और एनएमसी ऐसे सभी चिकित्सा या आयुर्विज्ञान संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य काउंसलिंग आयोजित करने की रीति को निर्दिष्ट करता है। इसके बाद में बात करते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट इन नेक्स्ट के बारे में। प्रैक्टिस हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चिकित्सा संस्थानों से जो स्नातक डिग्री यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को नेशनल एग्जिट टेस्ट नामक अंतिम वर्षीय स्नातक परीक्षा देनी पड़ेगी। यह परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में जो परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का आधार भी होगा, यानी पीजी लेवल पर अगर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है तो यह परीक्षा उसके लिए एक बेस का कार्य करेगी। सीमित अनुज्ञप्ति। इस अधिनियम के तहत जो एनएमसी चिकित्सकों को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवसाय से संबद्ध मध्यम स्तर पर चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए सीमित अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंसिंग प्रदान करती है। ये मध्यम स्तर के चिकित्सा, प्राथमिक और निवारण स्वास्थ्य देखभाल के विनिर्दिष्ट औषधि विहित कर सकते हैं। देखिए, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना से पूर्व देश में जो इसका जो कार्य है विनियमन का कार्य, वो जैसे कि आपको बताया कि एमसीआई के द्वारा किया जा रहा था। अब आगे क्या होगा? भारत में लंबे समय से जो कुशल चिकित्सक हैं उनकी कमी की समस्या रही है। इस समस्या से काफ़ी लंबे समय से भारत जूझता रहा है। भारत में ऐसे कुछ ही चिकित्सक संस्थान हैं जो उच्च कोटि के चिकित्सकों का निर्माण करते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना देश में जो मेडिकल एजुकेशन और व्यवसाय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। साथ ही यह देश में उच्च कोटि के चिकित्सा संस्थानों के निर्माण में भी सहायक होगी। तो ये इस एनएमसी के जो लाभ होंगे में आने वाले समय के अंदर। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो स्थित एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स भी कहा जाता है, उसमें ईएनटी डिपार्टमेंट यानी ईयर नोज थ्रोट डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, जिन्हें नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है, उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो आज के जो क्लास है उसके अंदर हमने लगभग सभी इससे संबंधित सभी टॉपिक्स पर हमने डिटेल्ड जो चर्चा है वो की है, डिस्कशन किया है। और इसके अलावा अगर आप और अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे करके हमें बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।